नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर कंप्लीट होने के बाद में हम लेकर आए हैं हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज करेंगे 47वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित एवं रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 प्लस का आपको टारगेट रखना होगा और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, क्योंकि पहले पार्ट में हम करेंगे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये पहला पार्ट है जिसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न है। और सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न, 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य वर्ग के करेंसी नोट पर किसका दायित्व होता है? तो 2 रुपये और उससे अधिक पर किसका दायित्व? 1 रुपये के नोट पर किसका दायित्व होता है? 1 रुपये का नोट और सभी सिक्कों की ढलाई का दायित्व वित्त मंत्रालय का होता है। और 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं, परंतु 2 रुपये और उससे अधिक के नोटों पर आपके भारतीय रिजर्व बैंक या जिसे हम RBI बोलते हैं उसका अधिकार होता है और दायित्व होता है। इसके अलावा प्रत्येक नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा? भारत सरकार का नहीं होता, SBI का भी नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, भारतीय रिजर्व बैंक का होता है। निम्न में से किस नदी का उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? गोदावरी, झेलम, रावी और घाघरा। तो किस नदी का उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो सर्वप्रथम देखते हैं हम गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम होता है आपके त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियाँ महाराष्ट्र से। इसके बाद में झेलम नदी का उद्गम होता है राक्षस ताल उत्तराखंड से। तो रावी नदी का उद्गम कहाँ होता है? रावी नदी का उद्गम होता है मनाली हिमाचल प्रदेश से होता है। तो घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? घाघरा नदी का उद्गम आपके तिब्बत हिमालय से होता है। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा? गोदावरी, झेलम और रावी तीनों का उद्गम भारत में ही होता है, परंतु घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत में होता है और ये नेपाल से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। बांधों और उनके राज्यों का मेल मिलाइए जिनमें वे स्थित है। तुंगभद्रा बांध किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। और किस राज्य में है? तो तुंगभद्रा बांध आपके कर्नाटक में स्थित है। इसका डी होगा। तो पहले में क्या आएगा? 4 आएगा। उसके बाद में हम देखते हैं लोअर भवानी बांध। तो लोअर भवानी बांध किस नदी पर स्थित है? पहले तो ये देखते हैं। तो लोअर भवानी बांध भवानी नदी पर स्थित है। और किस राज्य में स्थित है? तो ये भवानी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। तो उसके बाद में 4 के बाद में क्या आएगा? 3 आएगा। आगे देखते हैं इडुक्की बांध। इडुक्की बांध आपके पेरियार नदी केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, इसका मिलान 1 से होगा, तो यहाँ पे 1 आएगा। उसके बाद में नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर बांध आपके कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है और ये आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद में आएगा 2। तो 4 3 1 2 किस ऑप्शन में दिए गए हैं? 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से तंत्री वाद्य यंत्र कौन सा है? तत् वाद्य यंत्र कौन सा है? इनमें से मृदंगम, तबला, शहनाई या संतूर। तो तत्वाद्य होगा यहाँ पे संतूर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? तो शिवाजी की मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी की मंत्रिपरिषद को कहा जाता था अष्टप्रधान। अष्टप्रधान शिवाजी की मंत्रिपरिषद थी। तो अष्ट दिग्गज किसकी मंत्रिपरिषद थी? तो अष्ट दिग्गज ध्यान रहे राजा कृष्ण देव राय की मंत्रिपरिषद थी। तो शिवाजी के मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? प्रधानमंत्री को पेशवा कहते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता किसके काल में आया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था।
और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का प्रसिद्ध काजी नियुक्त किया था। और ये कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को का राजदूत बनकर आया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण या कण्व? तो यहाँ पे कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मौर्य राजवंश इनमें से सबसे प्राचीन है और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मारकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो नंद वंश का संस्थापक था महानंद। इसके अलावा गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था, परंतु वास्तविक संस्थापक की बात आए गुप्त वंश के तो वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कड़फिसेस और कुषाण वंश के ही शासक विम कड़फिसेस ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए, ध्यान रखना। कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव पाटलिपुत्र था। किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? औषधि, साहस के कार्य, कल्पना, साहित्य लेखन या विज्ञान? तो बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? कल्पना, साहित्य लेखन में प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी आप सभी को बताई गई है बार बार मुंबई से थाने के बीच। कहां से कहां तक? मुंबई से थाने के बीच। किस गवर्नर जनरल ने चलाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856। तो कब चलाई थी रेलगाड़ी? रेलगाड़ी 53 में चलाई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसके पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। कहाँ पर है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या हैदराबाद? तो कहाँ होगा? मुंबई में है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या ओडिशा? तो कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? कोयले का सबसे बड़ा भंडार आपके झारखंड में है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्न में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है? मृदा अपरदन का कारण क्या होता है? अपवाहन भी होता है, वनोन्मूलन होता है, वनों की कटाई होता है, परंतु अक्षय नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। ठीक है। सरोजनी नायडू किसकी अध्यक्ष रही थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। हमें पता है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो सरोजनी नायडू। तो पहले में 2 आएगा। उसके बाद में M.H. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहे थे, जिन्होंने सीधी पाकिस्तान की मांग की थी लाहौर अधिवेशन 1940 में। तो यहाँ पे फिर 1 आएगा। 2 के बाद में 1 आएगा। तेज बहादुर सप्रू लिबरल पार्टी के अध्यक्ष रहे थे और B.D. सावरकर आपके हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे थे। 4-3 2 1 4 3 किस ऑप्शन में है? 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल या लाला लाजपत राय? तो कौन थे जिन्हें सर्वप्रथम आपके ब्रिटिश सांसद के लिए चुना गया था? दादा भाई नौरोजी थे। इसके अलावा लाल बाल पाल, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और गोपाल कृष्ण गोखले, ये तीनों कौन से नेता थे? गर्म दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा था। संयुक्त संघ, सोवियत संघ, जापान या इंग्लैंड? तो प्रथम उपग्रह किसने छोड़ा था? रूस ने छोड़ा था। रूस को हम क्या कहते हैं? सोवियत रूस या सोवियत पूर्वी सोवियत संघ भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और इसके साथ ही आपके जीके के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? दांतों की विकृति किसके कारण होती है? फ्लोराइड के जमाव के कारण होती है। तो किसका होगा संबंध इनमें से? क्लोरीन का नहीं होगा, ब्रोमीन का नहीं होगा, आयोडीन का भी नहीं होगा, फ्लोरीन का होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आयोडीन की कमी से तो कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, जिसे गलगंड भी कहते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन, लोहा या नाइट्रोजन? तो प्रत्येक मनुष्य 24 घंटे कौन सा तत्व ग्रहण करता है? ऑक्सीजन ग्रहण करता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ता है। तो सर्वाधिक कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ग्रहण करते हैं। तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ऑक्सीजन आपके जल से आती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। क्यूरी किसकी इकाई होती है? रेडियो एक्टिवता,
तापक्रम, उष्मा या ऊर्जा, तो क्यूरी आपके रेडियो एक्टिव की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में कौन सा प्रकीर्णन बदलता है? इन्वर्टेज, माल्टोज, जाइमेज या डाइस्टेज? तो ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में कौन बदलता है? जाइमेज बदलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? कवकनाशी के रूप में, शाकनाशी के रूप में, कृंतकनाशी के रूप में या गंधहारकनाशी के रूप में? तो किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? जिंक सल्फेट का आपके कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जिसका सूत्र होता है CH4। लिटमस प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? जीवाणु, कवक, शैवाल या लाइकेन? तो लिटमस आपके लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? जेनर ने सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज की थी। तो यहाँ पे किससे संबंध होगा? हैजा से नहीं होगा, आंत्रजोर से नहीं होगा, लकवा से भी नहीं होगा, चेचक से होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कांसा निम्न में से किसका मिश्र धातु होता है? तांबा और जस्ता, टिन और जस्ता, तांबा और टिन या फिर लोहा और जस्ता? तो तांबे का कांसा किसका मिश्रण होता है? जिंक और टिन का होता है। तांबा कॉपर और टिन का होता है, तांबा और टिन का। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। जो तत्व ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है वह होता है, कौन सा नहीं करता है इनमें से? क्लोरीन, आयोडीन, हीलियम या नाइट्रोजन? तो इनमें से हीलियम ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष आर्द्रता मापन का एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा होता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर, बैरोमीटर? बैरोमीटर से तो तापमान मापा जाता है, लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। प्रकाश की गति न्यूनतम तब होती है जब वह किस माध्यम से गुजरता है? तो प्रकाश की गति न्यूनतम होती है तो कांच से गुजरेगा तो प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, स्पेग्मोमीटर? तो किससे मापा जाता है? रक्त दाब को आपके स्पेग्मोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिवहन, संवहन, चालन या विकिरण? तो क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा अंतरण को संवहन कहते हैं। और इसके साथ ही आपके साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 0.0016 का मान क्या होगा? हम दो दो के जोड़े बनाते हैं। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है, सभी को पता है। यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 में से 1 ले लेंगे और पॉइंट लगा देंगे, तो 0.04 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। एक व्यापारी ने 5 किलोग्राम चावल 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। वह इन दोनों नमूनों को मिला देता है, ठीक है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे यह मिश्रण कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचना होगा? तो पहले 5 किलोग्राम खरीदता है कितने रुपए से? 75 रुपये प्रति किलोग्राम से। तो कितने रुपए देता है इसका? 75 को 5 से गुणा करेंगे तो 375 रुपये में खरीदता है। फिर 10 किलोग्राम खरीदता है 100 रुपये प्रति किलोग्राम से, तो कितने हो जाएंगे? 1000 रुपये हो जाएंगे, 10 × 100। तो कुल कितने रुपए में खरीदता है? वह 1375 रुपये में चावल खरीदता है। कितने चावल खरीदता है? 1375 रुपये में वह चावल खरीदता है। और कितने चावल खरीदता है? चावल खरीदता है वो आपका 5 किलो पहले खरीदता है, 10 किलो बाद में खरीदता है, 15 किलो चावल खरीदता है। और बेचना कितने प्रतिशत लाभ में? 20% में। तो कुल क्रय मूल्य 100% होता है, आपको बताया गया है। तो 20% जोड़ेंगे लाभ तो कितना हो जाएगा? 120% में बेचना, बट्टे क्या करना है? हमें 100 करना है। 1 जीरो से 1 जीरो को काट देंगे। अब हमें काटना किससे? 3 के पहाड़े से 12 कितनी बार कटेगा? 3 के पहाड़े से 12 4 बार कटेगा। और 15 कट जाएगा 3 के पहाड़े से 5 बार। 5 का भाग देना किस में देना? 1375 में देना। 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 1375 में। 5 दूने 10, 3 बचेंगे, 3 7 7 पंजे 35, 2 बचेंगे, 5 पंजे 25। 275 × 4/10। 275 को 4 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे?
5 चौके 20, 7 चौके 28, 2 30, फिर कितने आएंगे 4 दूनी 8, 8 और 3 11, बट्टे क्या है 10। जीरो से जीरो काट देंगे तो कितना आएगा 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचना होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। अशोक ने रुपये 2592 में निवेश किए, जबकि उसने एक टेक्सटाइल कंपनी ने 108 प्रति शेयर मूल्य वाले शेयर खरीदे। ठीक है, 2592 में 108 रुपये की रेट वाले शेयर खरीदे, तो उसने कुल कितने शेयर खरीदे वो हमें निकालने हैं। 2592 में भाग देना है, किसका देना है 108 का भाग देना है 2592 में। ठीक है, तो उसने कुल शेयर कितने खरीदे, शेयर खरीद लिए उसने 108 का भाग देना। पहले कितनी बार जाएगा 259 है तो 2 बार ही भाग जाएगा। 108 दूने कितने हो जाएंगे 216। 259 में से 216 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 59 में से 16 घटाएंगे तो बचेंगे 43। फिर आगे वाले 2 उतारे 432, तो 8 चौके 32 होते और 100 को 4 से गुणा करते 400 बार, तो पूरा 24 बार भाग जाएगा। तो 24 शेयर खरीदे उसने कुल। अब ये क्या बोल रहा है कि शेयरों का अंकित मूल्य 100 रुपये था, तो शेयरों का कितना अंकित मूल्य 100 रुपये, एक शेयर का 100 रुपये है, तो 24 शेयरों का कितना हो जाएगा 2400 रुपये। आगे वो बोलता है कि वर्ष के अंत में कंपनी ने 12.5% लाभांश अदा किया, तो अशोक का लाभांश कितना होता, तो 2400 का 12.5% कितना होगा 12.5 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो। 24 को 125 से गुणा करना है, 24 पंजे कितने होते हैं 120, 24 दूने 48 और 12 हासिल के कितने हो जाएंगे 60, 24 एकम 24 और 6 कितने हो जाएंगे 30। एक से पहले दशमलव है तो एक से पहले दशमलव, 300 रुपये होगा अशोक का लाभांश। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। 1 प्लस √2 बटे √5 प्लस √3 प्लस 1 माइनस √2 बटे √5 माइनस √3। ठीक है, हमें क्या करना सरल करना, तो पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम दोनों को गुणा करवा दो, √5 प्लस के √3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा √5 माइनस के √3, यही होगा एलसीएम, दोनों को गुणा करवा दो। अभाज्य संख्या तो 1 मिनट, √5 प्लस के √3 और यहाँ पे आ जाएगा √5 माइनस के √3। अब हमें क्या होगा √3 √5 रूट प्लस से ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला बच जाएगा, तो माइनस वाले को गुणा करवा देते हैं √5 माइनस के √3 और ऊपर वाले लिख देंगे क्या लिखा गया है 1 प्लस √2 और आगे वाले को प्लस वाले से गुणा करवा देंगे, प्लस का निशान लग गया और प्लस वाले से गुणा करवा देंगे √5 प्लस √3 और आगे माइनस का आ जाएगा। तो आगे किस प्रकार सरल करेंगे, अब नीचे देखिए एक बार √5 प्लस √3 है और एक बार √5 माइनस √3, तो ये ए हो जाएगा ये बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का मान क्या होता है a² माइनस b², तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 5 में से 3 घटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 2, नीचे तो कहानी खत्म, केवल 2 आएगा। ऊपर क्या करना है हमें, इसको इससे गुणा करवाना है, इसको इससे गुणा करवाना है, इसी प्रकार करवाना है। ठीक है, वज्र गुणा के रूप में। तो किस प्रकार करवाएंगे, √5 को 1 से गुणा करवाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास √5 प्लस के 5 दूने √10 प्लस क्या आ जाएगा, प्लस का निशान दिया गया, प्लस का निशान लगा लो, माइनस वाले से गुणा करवा लो, सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस के √3 और माइनस के √3 दूने 6 √6 और आगे क्या आ जाएगा, इसे इससे गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा √5 प्लस का आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा माइनस के 5 दूने √10 और √3 प्लस का आ जाएगा और माइनस के √6। तो देखिए ये √10 प्लस का √10 माइनस का कैंसिल, √3 माइनस का √3 प्लस का कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया 5 √5 और √5 2 √5 आ जाएगा प्लस का, और ये दोनों माइनस के है तो माइनस के 2 √6 बट्टे में क्या आया था अभी 2 आया था, 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो √5 माइनस √6 बट्टे 2, 2 से 2 कैंसिल, √5 माइनस √6 उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि √5 की घात 7 भाग √5 की घात 5 बराबर 5 की घात p हो तो p का मान क्या होगा। तो आपको बताया गया है कि जब आधार समान है तो भाग देते समय घातें आपस में घट जाएगी, गुणा देते करते समय जुड़ जाएगी।
तो घातें क्या हो जाएगी, यहाँ पे घट जाएगी। तो √5 की घात क्या हो जाएगी, 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो √5 का स्क्वायर कितना होता है 5। तो यहाँ पे 5 की घात p का जगह क्या आएगी, कुछ नहीं दिया गया तो घात 1 आएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। यदि 1296 बराबर 36 होता, √1296 का मान 36 होता, सभी को पता है। 12.96 का कितना हो जाएगा, 12.96 का हो जाएगा 3.6 प्लस जोड़ना सभी को 0.1296 का कितना हो जाएगा 0.36। इसी प्रकार होगा 0.01296 0.01296 कितना हो जाएगा 0.36। ठीक है, अभी ने जोड़ दो। प्लस क्या प्लस एक और दिया गया तो 0.0036, 4 0 दिए गए, दो के जोड़े बनाते हैं हम तो। ठीक है, 2 में से एक उठा लेते हैं। जहाँ पे कुछ नहीं दिया गया वहाँ पे 0, यहाँ 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 पर भी 0, यहाँ पर भी 0, जोड़ लो इन्हें। ठीक है, कितना आएगा, इसमें केवल 6 है तो 6 आ जाएंगे। 6 और 3 9, फिर 6 और 3 9, फिर यह 6 और 3 9, पॉइंट के सामने पॉइंट 3, 3.9996। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। एक व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के लिए 950 ग्राम का गलत वजन उपयोग करता है, तो कितना का लाभ कमाता है, 50 ग्राम का लाभ कमाता है, और उपयोग कितने का करता है 950 का। ठीक है, यदि मूल्य दिया होता तो हम पूरा उतारते, परंतु यहाँ पे जो दिया गया है वही उतारना, न कि 1000 ग्राम। तो प्रतिशत कितना हो जाएगा, पर गुणा 100 से गुणा करवा लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 1 बार और 5 से 19 बार। 100 में 19 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 19 पंजे 95, शेषफल कितने बचेंगे 5 और बट्टे 19, 5 सही 5/19% का लाभ होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन, यदि 8 पुरुष या 12 स्त्रियां किसी काम को 25 दिनों में करती है, 8 पुरुष बराबर 12 स्त्रियां हैं, तो 4 से 8 कटेंगे 2 बार, 12 कट जाएगी 3 बार, तो 2 पुरुष 3 स्त्रियों के बराबर है। यह हम कह सकते हैं 2 पुरुष 3 स्त्रियों के बराबर है। तो 1 पुरुष कितने स्त्रियों के बराबर होगा, 3/2 स्त्रियों के बराबर होगा। तो उसी काम को 6 पुरुष कितनी स्त्रियों के बराबर होंगे, गुणा 6 से करवा देंगे। 2 से कितनी बार कटेगा 3, 3 3 9, तो 9 स्त्रियां और 8 पुरुष की जगह 6 पुरुष की जगह हम लिख सकते हैं 9 स्त्रियां और 11 स्त्रियां। पहले वाले में बोला या, तो 12 स्त्रियां किसी काम को 25 दिन में करती है, 12 स्त्रियां किसी काम को 25 दिन में करती है, तो 9 स्त्रियां और 11 स्त्रियां कितनी हो जाएंगी, 20 स्त्रियां उसी काम को कितने दिनों में करेगी। 5 से 25 कटेगा 5 बार, 20 कटेगा 4 बार, 4 से ये 3 बार, 5 3 15, तो 15 दिनों में करेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। एक वर्गाकार और एक आयताकार भूखंड के परिमाप बराबर है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यदि वर्ग की भुजा 60 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 इंटू भुजा 60 इंटू 4 कितने हो जाएंगे, 6 चौके 24, 240। ठीक है, और यही आयत का परिमाप है, क्योंकि दोनों का परिमाप क्या है, बराबर है, तो यही आयत का परिमाप है। तो आयत में दिया क्या गया, आयत की लंबाई दी गई है। ठीक है, तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होगा, 2 गुणा में पक्षांतरण करेंगे तो भाग में, तो लंबाई प्लस चौड़ाई का मान हो जाएगा 120। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का योग 120 है, जिसमें से 70 लंबाई है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 70 और 50 120 होते 50 हो जाएगी सीधा सीधा। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, 70 गुणा 50 कितने होते हैं, 5 7 35, 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। एक आदमी ने 2 उधार देने वालों से 24,000 रुपये उधार में लिए। एक ऋण के लिए वह 15% वार्षिक दर से ब्याज और दूसरे के लिए 18% वार्षिक दर से ब्याज देता है। एक साल के अंत में वह 4,050 रुपये देता है, तो उसने 15% दर से कितनी धनराशि उधार ली। पहली बात तो ये ब्याज देता 1 साल के लिए। 1 साल के लिए चाहे चक्रवृद्धि हो चाहे साधारण ब्याज हो, समान होगा। कितना होता है साधारण ब्याज, दर प्रतिशत के बराबर होता है। साल 1 है तो दर प्रतिशत कितना होगा, पहला होगा 15% और दूसरा होगा 18%। 24,000 का 15% कितना होता है, 24,000 का 15% हो जाएगा आपका 24,000 गुणा 15/100, तो 240 को 15 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, 15 चौके 60, 15 दूने 30 और 6 36, कितना होगा 3600।
और 24,000 का 18% कितना होगा? 0, 18 चौके 72, 18 दूने 36 और 7 कितनी होती है? 43, 43 20। ठीक है, ये 15% का होगा, ये 18% वाला हो गया। कुल ब्याज देता वह 4,050। इसका अंतर कितना हो जाएगा? इसका अंतर हो जाएगा आपका कितना? 450। और इनका अंतर कितना हो जाएगा? इनका अंतर हो जाएगा आपका 270। अनुपात निकाल लो। 0 से 0 27 अनुपात 45, 9 से 27 3 बार और 45 5 बार। तो 3:5 के अनुपात में वह राशि उधार लेता है। 3:15 वाला का हो जाएगा, 5:18 वाला का हो जाएगा। ठीक है, 3:5 के अनुपात में राशि लेता है तो कुल अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? 5 और 3 8। 8 बराबर 24,000 है तो 8 3 24 होते, 3,000 होगा 1 का मान, तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 9,000 और 5 का मान कितना हो जाएगा? 5 3 15,000। तो 15% की दर से 9,000 रुपये लेता है और 18% की दर से 15,000 रुपये लेता है, कुल 24,000 लेता है। पूछा किसका है? 15% का, तो 9,000 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 2x³ प्लस 7x² प्लस 7x प्लस 2 को 2x प्लस 1 से भाग देने पर उत्तर क्या होगा? उत्तर निकालना है तो हमें भाग देना पड़ेगा। भाग देना है, किस में देना है? इसमें देना है। 2x³ प्लस 7x² प्लस 7x प्लस 2, 2x³ प्लस 7x² प्लस क्या दिया गया? 7x प्लस के 2। भाग देना है, किसका देना है? 2x प्लस 1 का। पहले इस संख्या में इसका भाग देना, कितनी बार जाए? x और x³ है। ठीक है, भाग देते समय घातें घटती हैं, तो 3 घात में से 1 घात घटेगी तो क्या हो जाएगा? x²। और 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 1 मिनट, फिर से भाग देंगे। 2x³ प्लस के 7x² प्लस के 7x प्लस के 2। भाग देना है, किसका देना है? 2x प्लस 1 का देना है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x³ में x का भाग देंगे तो कितना आएगा? x² आएगा। फिर इसे गुणा करवाएंगे इससे तो कितना आएगा? 2x³ आ जाएगा, x² और x को गुणा करेंगे 2x³ प्लस के क्या आ जाएंगे? 1 से गुणा करवाएंगे तो x²। ठीक है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो कितना आ जाएगा? इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 7 में से 1 x घटाएंगे तो 6x² और आगे वाली संख्या उतार लेंगे 7x प्लस के 2। फिर भाग देना है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार जाएगा। ठीक है, फिर क्या दिया गया? यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो भाग जाएगा x बार x, और x क्या होता है? x² होता है। फिर से गुणा करवाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3x है, 2x से गुणा करवाएंगे 3 दूने 6x² और प्लस के 3 एकम 3x, माइनस के हो जाएंगे माइनस और माइनस, 6x² प्लस 6x² माइनस के 7x में से 3x घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 7x में से 3x घटाएंगे तो हमारे पास शेषफल बचेंगे कितने? यहाँ पे उतार देता हूँ एक बार। 7 में से 3 घटाएंगे तो 4x और प्लस के 2। 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा और x से x कैंसिल। पुनः गुणा करवाएंगे, 2 दूनी 4x और 2 एकम 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका उत्तर x² प्लस 3x प्लस 2। कौन सा राइट होगा? x² प्लस 3x प्लस 2, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दो संख्याओं का लसागु है, उनके मध्य का 44 गुना है। मान लो HCF 1 है तो LCM कितना होगा? 44 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों का योगफल 1125 है। अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? 44 और 1 45। 45 का मान है 1125, तो 1 का मान कितना होगा? इसमें 45 का हमें देना है, क्या देना? भाग देना है। भाग कितनी बार जाएगा? भाग जाएगा आपका 45 दूने 90। कितने शेषफल बचेंगे? 22। 5 उतारेंगे 225 में 45 का भाग जाएगा 5 बार, तो 25 बार भाग जाएगा। तो इसका HCF 25 है। HCF 25 है तो दोनों का योग कितना? 1125 है, तो LCM कितना आ जाएगा? 1125 में से 25 घटाएंगे 1100 आ जाएंगे। HCF 25 है, LCM 1100 है। पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बट्टा HCF इंटू LCM। 25 से 25 कैंसिल, कितनी आ जाएगी? दूसरी संख्या 1100। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। 6 लीटर चीनी के विलयन में जिसमें 4% चीनी है, ठीक है, 6 लीटर का मिश्रण है, 4% चीनी है, ठीक है, तो कुल चीनी कितनी हो जाएगी? 6 लीटर का 4%, 4/100 गुणा क्या हो जाएंगे? 6।
अब हमें क्या करना है, अब यह मिश्रण कितना होना चाहिए, यह मिश्रण होना चाहिए 5 लीटर, क्योंकि ये क्या बोलता है कि 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया गया, ये लिखा गया आगे में से 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया गया। तो 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया गया तो मिश्रण कितना बचेगा 5 लीटर, तो 100/5 गुणा करवा लो, 100 से 100 कैंसिल, 6 चौके 24/5, 24 में 5 का भाग देंगे, 5 चौके 20, 4 बार जाएगा, 4 शेषफल बचेगा /5%। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं, 1:2:3 के अनुपात में है। ठीक है, तो थैले में कुल 30 रुपये है, तो उसमें 5 पैसे के सिक्के कितने, 30 रुपये है तो कितने पैसे है, 30 × 100 3000 पैसे हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अब ये बोलता है कि 1:2, 1:25 पैसे का एक सिक्का होगा तो कितने पैसे होंगे 25, 2:10 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो कितने होंगे 10 दूने 20, 3 5 पैसे के 3 सिक्के होंगे तो 5 3 15, ये आ जाएगा नहीं अनुपात। अब पूछा किसका 5 पैसे के, ठीक है 5 पैसे के सिक्के, तो 5 का अनुपात कितना दिया गया, 5 का अनुपात दिया गया 3, भाग किसका देना है, इस अनुपातों के योग का नहीं, ये जो अनुपात है इसके योग। 20 और 25 कितने होते हैं, 20 और 25 होते हैं 45 और 15 60, गुणा करवाना, कुल कितने पैसे है 30 रुपये में 3000 पैसे हैं। 0 से 0, 6 पंजे 30, 50 बार, और 50 को 3 से गुणा करेंगे तो 150 सिक्के हैं 5 पैसे के। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक कार के आगे एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ठीक है, तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, कार की 50 है, बस की 30 है, तो सापेक्ष चाल हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इनका अंतर देखना, किलोमीटर प्रति आवर, क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है। कार को बस पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे में यह 20 किलोमीटर की दूरी तय कवर कर लेती है, तो 15 मिनट में कितनी दूरी कवर करेगी, यही पूछा गया है। तो 60 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, तो 1 मिनट में 20/60, 15 है तो इससे 15 से गुणा करवा देंगे, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 पंजे 20, 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बस और कार के बीच में दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर की है। तो यह थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, असंगत को छांटिए। स्कूल, छात्र, प्रिंसिपल, शिक्षक। छात्र, प्रिंसिपल, शिक्षक सभी स्कूल के अभिन्न अंग होते हैं, परंतु स्कूल एक अलग संस्था है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। असंगत छांटना, HIVW। एच कितने पे आता, 8 पे, आई आता 9 पे, वी आता आपके कितने पे आएगा 22 पे, और ये आएगा 23 पे। 8 9 22 23 क्रमागत है। ठीक है, एम आता आपका 13 पे, के आता 11 पे, ये तो क्रमागत नहीं, एक बार छोड़ो, इसे आगे वाला देखता। EF 5 6, OP 15 16, ये भी क्रमागत है। CD 3 4, YZ 25 26, तो ये क्रमागत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, असंगत है। किसी कोड में GLARE को 513% इस प्रकार लिखा जाता, लाइव को 18 लिखा जाता, तो उसी कोड में GIVE। जी को क्या लिखा जाता, जी को यहाँ पे देखिए 5 लिखा जाता है तो 5 लिख देंगे। आई को क्या लिखा था, यहाँ पे आई है तो 2 नंबर पे 8 लिखा जाएगा तो 8 लिख देंगे। वी को क्या लिखा जाता है, वी इसमें है 3 पे, तो इसमें 8 लिखा जाता है तो 8 लिख देंगे। ए को क्या लिखा जाता है, ई इसमें लास्ट में H लिखा जाता है तो H लिख देंगे। तो 5 8 8 H, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। किसी निश्चित कोड में सब्जेक्ट को लिखा जाता है ATRIUDF लिखा जाता है, उसी कोड में ORDINAL को क्या लिखा जाता है, किस प्रकार लिखा गया। सब्जेक्ट में देखो पहले ATRSUB, ये पहले 3 अक्षर उठाए, यहाँ पे यहाँ से लिया, ये 2 पे है तो यहाँ पे सर्वप्रथम 2 में से 1 घटाया 1, ये कितने पे 21 पे है, 1 घटाया 20 पे T, ये 19 पे 1 घटाया R। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, ATR ही लिखा है। आगे क्या लिखा, आगे इसमें I लिखा गया, इसमें J दिया गया, J 10 पे 1 घटा के लिख दिया, सीधा सीधा 20 वाला। फिर ACTUDF, इसे उल्टा किया, ये T 20 पे है तो 20 के बाद में कौन सा आएगा 21 पे U, फिर आएगा C 3 पे 4 पे D, E है आपके 5 पे 6 पे F, इस प्रकार लिखा गया। आगे वाले को भी ऐसे, पहले 3 को उल्टे और 1 1 कम, D से 1 कम, D से 1 कम होता है C,
आर से 1 कम होता है क्यू, से 1 कम होता है एन, सी क्यू एन जिस ऑप्शन में है, तो सी क्यू एन दो ही ऑप्शनों में है, तो दो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगी। अब हमें देखना बीच की संख्या, बीच क्या है इसमें आई से 1 कम क्या होगा एच, तो इसमें भी एच है इसमें भी एच है दोनों में। अब हमें देखना लास्ट वाले में उल्टा और एक अधिक एन ए एल, तो यहाँ से एल 12 पे 13 पे क्या आएगा एम आएगा, तो एम केवल इसमें है, तो यही सही होगा। फिर ए के बाद में बी, फिर एन के बाद में ओ, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज टेस्ट है। 0 2 2 का अंतर है, फिर 4 2 6 6 6 12 12 8 20, अब 10 का आना चाहिए 20 10 30 और 30 और 12 42, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे वाले पेपरों के करेंगे और ये सीरीज पूरे 50 पेपर सेट तक चलती रहेगी। रोजाना समय पर वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।